Hello students, today we will read the chapter The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Khushwant Singh is one of the most celebrated authors of India. Apart from being a writer, he has been a lawyer, diplomat and an editor. Two of his most famous novels are Train to Pakistan and Shall Not Hear the Nightingale. His experience in 1947 partition inspires him to write Train to Pakistan in 1956, and it became his most popular novels. Here, the portrait of a lady is written in first person form and is in biographical mode. Here, the writer Khushwant Singh describes detailed account of his relationship with his grandmother. In the story, he presents the pen portrait of her grandmother. He describes how he had spent his childhood with her mother in the village and later in the city. What changes came in their relationship, and in last he describes the moving scene of her death. So now we'll start the story in detail. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. राइटर अपनी दादी का डिस्क्रिप्शन देते हुए बताते हैं कि मेरी दादी भी वैसी थी जैसी सबकी होती है, बहुत बूढ़ी थी और पिछले 20 साल से वो वैसी ही थी, वैसी ही बूढ़ी थी, यानी कि 20 साल से वो देख रहा था कि वो उसके चेहरा जो था फुल ऑफ रिंकल्स था, कि चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी. जब से वो जानने लगा है कि उसकी दादी है, तब से उसको वो उतनी ही बूढ़ी दिखती हैं. लोग कहते हैं कि शी हैड वंस बीन प्रिटी एंड यंग, कि कभी वो बहुत सुंदर होती थी और जवान भी होती थी, बट इट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन राइटर कहता है कि मेरे लिए तो ये विश्वास करना मुश्किल है कि दादी कभी यंग भी थी. क्यों? क्योंकि उन्होंने सदा से ही उनको इतनी बूढ़ी देखा है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. और मेरे दादाजी का एक पिक्चर भी थी, फोटो भी थी, जो ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. और कहता है कि मेरे जो दादाजी थे उनकी एक पिक्चर टंगी हुई थी ड्राइंग रूम में, जिसमें उन्होंने एक सफ़ेद रंग की टर्बन पहन रखी थी, बड़ी सी टर्बन पहन रखी थी, ढीले से कपड़े पहन रखे थे और सफ़ेद रंग की दाढ़ी जो उनकी छाती तक के हिस्से को कवर करती थी. एंड देखने से वो ऐसे लगते थे कि वो पता नहीं 100 साल जितने बूढ़े हैं. एंड ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. और इस तरीके से वो देखने से नहीं लगते थे कि कभी इनकी भी वाइफ थी या इनके भी बच्चे थे. ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. और सिर्फ देखने से ऐसे लगता था कि उनके बस सिर्फ पोते पोतियाँ ही हैं और बीवी और बच्चे उनके कभी थे ही नहीं. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉर्टिंग. और राइटर कहता है कि अपनी दादी माँ के बारे में सोचना कि वो भी कभी यंग थी, तो दैट थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. इट मीन्स अनबिलीवेबल, कि उस पर मुझे विश्वास ही नहीं है कि वो कभी यंग भी थी. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. वो अक्सर हमें अपने बचपन की बातें बताती थी और बताती थी कि वो कौन कौन से गेम खेला करती थी. और वो मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता था कि जैसे कि वो कहानियाँ हैं, बहुत किसी संतों की कहानियाँ हैं, और वो हमें बताती थी जो जिन पर हमें विश्वास ही नहीं होता था. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वो हमेशा से ही कद की छोटी थी
मोटी थी और स्लाइटली बेंट, झुकी हुई थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और उनका चेहरा जो था वो झुर्रियों से भरा हुआ था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, एवरीवेयर टू एवरीवेयर मीन्स पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और वो हमेशा से वैसी ही थी जैसी हम उसको देखते आ रहे थे, कोई चेंज उनमें हमने कभी नहीं देखा था। ओल्ड, सो old that she so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। और राइटर कहता है कि वो हमेशा से ही बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी थी कि वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, और पिछले 20 साल से वो इतनी ही बूढ़ी थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो कभी भी सुंदर हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा ही ब्यूटिफुल थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजेरी। वो हमेशा से ही सुंदर थी। घर के आंगन में वो ऐसे लंगड़ाते हुए, हॉबल्ड अबाउट मीन्स लंगड़ाते हुए घूमती रहती थी घर में। इन स्पॉटलेस वाइट, और वाइट कलर का जो साड़ी पहनती थी बिल्कुल प्लेन, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक उनका हाथ उनकी वेस्ट पर, कमर पर रखकर वो चलती थी, और एक हाथ से हमेशा अपनी मनकों की जो माला थी उसको फेरती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स व scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayers। और उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, वाइट जो उनके हेयर्स थे, वो उनके पीले और चेहरे के ऊपर हमेशा बिखरे रहते थे, और उसके लिप्स जो है वो हमेशा साइलेंटली प्रेयर करते रहते थे, बुदबुदाते रहते थे, आवाज़ आती रहती, मन ही मन वो प्रेयर करती रहती थी। येस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। और यहाँ कवि जो राइटर जो है अपनी दादी का कंपैरिजन करता है, बताता है कि वो दादी कैसी थी। द विंटर लैंडस्केप, कि सर्दियों की एक ज़मीन जो कि माउंटेन्स के बीच में है, एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, जिस तरीके से पहाड़ों पर सर्दियों में बर्फ़ जमी रहती है, सब सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई देता है, और वाइट जो है वो सेरेनिटी का, हॉलीनेस का सिंबल होता है, सफ़ेद रंग, और ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और शांति और संतुष्टि का भी प्रतीक है। तो उन्होंने अपनी दादी का यहाँ पर उनको बताया है ये कि एक सिमली का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। इस स्टोरी में लेखक ने अपने लाइफ के 3 फेजेस का वर्णन किया है जब वो अपनी दादी के साथ थे। तो फर्स्ट जो फेज है वो उनका था गांव में, जो वो गांव में अपनी दादी के साथ रहते थे। तो राइटर कहता है कि वी वर गुड फ्रेंड्स, ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कि मैं और दादी हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके पास छोड़ दिया था when they went to live in the city, जब वो शहर में रहने गए तो उन्होंने मुझे उनके पास छोड़ दिया था। and we were constantly together, और हम लगातार जो है साथ थे दोनों। she used to wake me up in the morning and get me ready for school, वो मुझे सुबह सुबह उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती। she said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। और सुबह मुझे उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती, और इस दौरान वो अपनी जो मॉर्निंग प्रेयर थी, सुबह की जो प्रेयर बोलती थी, मोनोटोनसली बोलती रहती थी। मोनोटोनस मीन्स विदाउट लय और रिदम के, बिना रिदम के ही वो गाती रहती थी। वो किस लिए गाती थी? मुझे सुनाने के लिए, कि ये सुनेगा और इसे सीखेगा। जब वो मुझे नहलाती थी, मुझे तैयार करती थी, तो इसी उम्मीद के साथ वो अपनी प्रेयर भी मुझे गाती रहती थी। बहुत ही दिल से गाती थी कि ये सीखेगा। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसको सीखने की कोशिश नहीं करी।
Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. और फिर वो मेरी जो वुडन की स्लेट थी, तख्ती जिसको बोलते हैं, वो जिसको उन्होंने धोकर और उसके ऊपर येलो जो मुल्तानी मिट्टी आती है उससे प्लास्टर करके, और एक छोटा सा मिट्टी का इंक पोट और एक लाल रंग का पेन, और इन सारी चीज़ों को एक बंडल बनाकर बांध देती थी और मुझे दे देती थी, मेरे हाथ में दे देती थी. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्ट्रेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो एक ब्रेकफास्ट में मुझे एक चपाती देती. कैसी? स्टेल चपाती, बासी रोटी देती, उसके ऊपर थोड़ा मक्खन रखती और थोड़ी चीनी लगाती और वो मुझे दे देती खाने के लिए. देन शी कैरिड है, और अपने साथ बहुत सारी स्टेल चपाती, स्टेल का मतलब बासी चपातियाँ, वो अपने साथ लेकर जाती थी हर फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों को डालने के लिए. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. कि दादी जो थी वो हमेशा स्कूल में मेरे साथ जाती थी, क्योंकि जो स्कूल था गांव का वो मंदिर के साथ अटैच था. द प्रीस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर. और वहाँ का जो पुजारी था वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाता था और सुबह की प्रेयर सिखाता था. while the children sat in rows or either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. बच्चे जो थे वो सारे लाइन बनाकर वरांडा में बैठ जाते थे और अल्फ़ाबेट बोलते थे और प्रेयर बोलते थे इन अ कॉरस. इन अ कॉरस मीन्स इन अ ग्रुप, सारे एक साथ मिलकर. माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स मीन्स और होली बुक्स, हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो स्क्रिप्चर्स कहा गया उनको. और दादी जो है अंदर मंदिर में बैठकर अपनी ये धार्मिक पुस्तकें पढ़ती रहती थी. वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों का हो जाता, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाती और उनकी प्रेयर, वी वुड वॉक बैक डोर, और फिर हम वापस घर आते. दे फॉलोड अस. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. और जब हम वापस आते तो मंदिर के दरवाजे पर वो कुत्ते सारे हमें मिलते. एंड दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम. और वो घर तक हमारे साथ आते, रास्ते में झगड़ते हुए, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए. और क्योंकि जब हम उनको रोटियां डालते थे तो उसके लिए एक दूसरे से लड़ते और गुर्राते थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. ये जो फेज़ था, ये इट वॉज द फर्स्ट फेज़ ऑफ देयर रिलेशनशिप. पहला फेज़ है दादी और उसके पोते के रिलेशनशिप का, व्हेन दे वर इन द विलेज, जब वो गांव में थे. एंड द सेकेंड वन स्टार्टेड व्हेन राइटर्स पेरेंट्स टुक हिम टू द सिटी. और दूसरा फेज शुरू होता है जब उसके पेरेंट्स राइटर के उसको उसके अपने साथ शहर ले जाते हैं. एंड दैट फेज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी. जब वो अच्छे से शहर में सेट हो गए उसके पेरेंट्स, दे सेंट फॉर अस, और वो आए. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. और जब वो उनको लेने के लिए शहर आ गए, शहर लेकर गए, तो शहर में जाने के बाद उन दोनों को साथ नहीं रहते थे. दादी और पोता उनके रहने के लिए अलग अलग रूम थे. और दादी अब शहर, जैसे गांव में उसके साथ स्कूल जाती थी तो शहर में उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. शहर में आने के बाद राइटर जो है एक कहता है कि मैं मोटर बस में, यानी कि बस से जो है स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और गली में कोई कुत्ते नहीं थे. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कॉर्टयार्ड ऑफ अ सिटी हाउस. और उनको हमारा जो घर था उसके जो आंगन था उसमें चिड़िया आती थी और उन्हीं को ही उनको खिलाना पड़ता था. एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सो लेस ऑफ ईच अदर. और जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम दोनों एक दूसरे से, हमारा मिलना कम हो गया. रोल्ड बाय का मतलब जैसे पास होता गया, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल.
कुछ दिनों के लिए, कुछ समय तक उन्होंने मुझे सुबह उठाया और स्कूल के लिए तैयार होने के लिए तैयार किया. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी. और जब मैं स्कूल से आता तो वो मुझसे पूछती कि आज टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया है, ओल्ड क्या पढ़ाया है. आई वुड टेल हर words and little things of western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. और जो मुझसे पूछती तो मैं बताता कि इंग्लिश वर्ड्स में, इंग्लिश में उसको बताता कि छोटी छोटी चीज़ें सिखाई हैं, वेस्टर्न साइंस के बारे में सिखाया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो थी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था वो पढ़ाया है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ाया है, और जो दुनिया हमारे चारों तरफ है इसके बारे में पढ़ाया है. दिस मेड हर अनहैप्पी. ये सुनकर वो बहुत ही उदास हो जाती, नाखुश होती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो अब उसके साथ उसकी पढ़ाई में उसकी मदद नहीं कर सकती थी. क्यों? शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. और शहर में जो मेरी पढ़ाई थी इससे वो बड़ी दुखी थी और परेशान थी, बिल्कुल नाखुश थी, बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ पर इंडियन स्क्रिप्चर्स की, इंग्लिश स्कूल के अंदर इंडियन स्क्रिप्चर्स की और भगवान के बारे में कोई भी ऐसी धार्मिक शिक्षा, धर्म से रिलेटेड शिक्षा या नैतिक शिक्षा जिसको कहते हैं, वो कुछ भी नहीं पढ़ाई जाती थी. इसलिए वो नाखुश थी, उसको पसंद नहीं थी. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. और एक दिन मैंने दादी को बताया कि हमें संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. और ये सुनकर वो बड़ी परेशान हो गई. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots एंड beggars एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक. क्योंकि वो ये मानती थी कि संगीत का संबंध अच्छे लोगों से नहीं है, संगीत को एक निचले दर्जे का मानती थी कि harlots यानी कि प्रॉस्टिट्यूट्स वगैरह, भिखारी वगैरह, इनसे ही उनका संबंध है, क्योंकि वो लोग अपने म्यूज़िक के गाकर सुनाकर ही लोगों से मांगते हैं. तो ये उसको निचले लेवल तक मानती थी और कहती थी कि जेंटल फॉक्स, जो अच्छे समाज के लोग हैं, उनके लिए म्यूज़िक का कोई मतलब नहीं है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. कुछ कहती नहीं थी लेकिन चुपचाप रहती थी, और उससे ही हमें उनकी अस्वीकृति का पता चल जाता था कि उनको ये पसंद नहीं है. शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और उसके बाद उन्होंने कभी मुझसे शायद ही कभी बात करी हो. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन. और जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ गया, मतलब यूनिवर्सिटी में जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई तो मुझे अलग से रूम दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. और हमारा जो दोनों का फ्रेंडशिप का था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया. स्नैप्ड का मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. और अब उन्होंने अपना जो अलग होने का था उसको बिल्कुल आसानी से एक्सेप्ट कर लिया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन. और वो हमेशा स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखे पर लगी रहती थी, कभी उसको छोड़ती थी दूसरों से बात करने के लिए, है ना, अपने आप को उसके ऊपर बिजी रखती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. और सुबह से लेकर शाम तक वो उस स्पिनिंग व्हील पर काटती रहती थी, स्पिन करती रहती थी, चरखा काटती रहती थी, और अपनी साइलेंटली अपनी प्रेयर्स जो थी रिसाइट करती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड दिस पैरो. सिर्फ दोपहर में थोड़ा रेस्ट करती थी जब वो चिड़ियाओं को खिलाती थी. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. और जब उनको खिलाती थी तो बहुत सारी चिड़ियाँ जो थी उनके पास आकर चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी और एक बहुत ज़ोर से चहचहाट की आवाज़, शोर जो है वो हो जाता था. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स. कोई आती उसकी टांग पर चोट मारती. अदर ऑन हर शोल्डर, को उसके शोल्डर पर बैठती. सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ बल्कि उसके सिर पर भी बैठ जाती. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. लेकिन कभी भी वो उनको नहीं भगाती थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर. और ये उसके दिन का जो है आधा घंटा, सबसे खुशनुमा आधा घंटा होता था. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. और जब
मैंने फैसला लिया कि अब मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा फॉरेन में, तो मुझे पता था कि निश्चित तौर पर ही वो बहुत ही उदास होंगी, दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 साल के लिए जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस उम्र में कोई बता नहीं सकता, बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी दादी माँ जो थी, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन वो इतनी सेंटिमेंटल भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। और जब मैं जा रहा था तो मुझे स्टेशन पर छोड़ने आई, लेकिन उन्होंने अपनी कोई भावना उन्होंने व्यक्त नहीं करी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उसके जो होठ थे, लिप्स थे, वो अपनी प्रेयर गाते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ द हर रोजेरी। मुंह से प्रेयर गा रही थी और उनके हाथ जो है उनकी रोजरी पर चल रहे थे। साइलेंटली शी किस्ड माई forehead, and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। और चुपचाप उन्होंने मेरे माथे पर को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से चला, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। और जब मैं वहाँ से चला तो मुझे एक आखिरी बार मुझे लगा कि उन्होंने मुझे फिजिकली जो है मेरे को टच किया है दादी ने। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ये ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, लेकिन 5 साल बाद मैं अपने घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पर ही वो मुझसे मिलने आई, पहुंच गई थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी मुझे नहीं लगी थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अब भी वो नहीं बोल रही थी। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और जब मैं उनसे गले मिला, तब मैंने फील किया कि वो तब भी जो है अपनी प्रेयर्स रिसाइट कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज। और जब मेरा पहला दिन था घर आने का, उस दिन भी उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था जब वो चिड़िया को खिला रही थी। whom she fed longer and with frivolous rebukes, और वो उनको धमकाती हुई, डांटती हुई उन चिड़िया को खिलाती रहती थी, और यही उनका सबसे खुश नुमा क्षण था। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन शाम को एक चेंज उनके अंदर दिखाई दिया, दादी के अंदर। शी डिड नॉट प्रे, और उन्होंने कोई प्रे नहीं करी। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और ड्रम बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सेगिंग, शी थम्प्ड द स्किन ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम, उस पुराने फटे से जो ड्रम था उसको बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जिस तरीके से योद्धा घर आते हैं, वो गीत जो है उस टाइम जब उनके स्वागत में गाया जाता है, तो वो गीत वो गाती रही लगातार। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, बल्कि हमें उसको रोकना पड़ा कि ज़्यादा स्ट्रेन होगा, तनाव होगा तो वो रुक जाए, उनको रोकना पड़ा हमें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और राइटर कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ था जब मैंने देखा दादी ने कोई प्रेयर नहीं करी थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह बीमार पड़ गई वो। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन दादी जो है वो कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और वो कहने लगी कि मेरा अंत नज़दीक है, अब मैं मरने वाली हूँ। शी सेड दैट सिंस only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray। और उसने कहा कि क्योंकि कुछ घंटे पहले ही उन्होंने, जो उनकी लाइफ का जब लास्ट चैप्टर है उसके कुछ टाइम पहले ही उन्होंने अपनी जो प्रेयर वो कर रही थी उसको बंद कर दिया था। एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट माई मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो अब ज़्यादा टाइम अपना बात करके वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट एंड शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग, क्योंकि वो प्रेइंग टेलिंग हर बीट्स, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि अब उसके जीवन का
आखिरी पड़ाव है और अब वो ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेगी और अब वो अपनी प्रेयर करेगी। तो हमने मना किया, लेकिन वो अपने बेड में जाकर लेट जाती हैं और आराम से प्रेयर करती हैं और जो रोज़री थी, माला थी, उसको फेरती हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमें इससे पहले कि हमें शक होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोज़री फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। उनके मुंह से जो है प्रेयर बंद हो गई, लिप्स जो थे वो बिल्कुल बंद हो गए और रोज़री जो थी, माला जो थी, वो उनके हाथ से छूट गई थी। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और एक बहुत ही शांत भाव उनके चेहरे पर बिखर गया था और हम समझ गए थे कि now she is no more, कि अब वो नहीं है, जिंदा नहीं है, मर चुकी हैं। We lifted her off the bed and as is customary जैसे कि रिवाज है, जब कोई मर जाता है तो उसको बेड से उठाकर नीचे ज़मीन पर लिटा देते हैं, तो ऐसा ही दादी के साथ हमने किया। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और लाल रंग के कपड़ा उसके ऊपर डाल दिया, कफन। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल मीन्स जो अंतिम संस्कार होता है वो। और सुबह हमने उनको छोड़ दिया कुछ घंटों के लिए और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे थे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रीमेटेड, और उनके लिए अर्थी बनाकर जब शाम को उनके कमरे में गए उनको ले जाने के लिए फ्यूनरल के लिए, द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. जब हम उसको लेने गए तो वेरांडा में जहाँ सब जगह लाइट्स जली हुई थी, तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि सब जगह हजारों की संख्या में चिड़िया वहाँ पर बैठी थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, और कोई आवाज़ नहीं थी, कोई चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, और हमें बड़ा दुख हुआ उन चिड़ियाओं के लिए कि आज उनको खाने को कुछ नहीं दिया, दादी नहीं थी तो। और फिर मेरी माँ ने उनके लिए ब्रेड जो है वो, रोटी जो है के टुकड़े जो थे वो लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, रोटी के टुकड़े छोटे छोटे क्रम्स किए, टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी करती थी, छोटे छोटे टुकड़े। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने फेंके। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियाओं ने कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कॉप्स का मतलब डेड बॉडी, जो उनकी अर्थी थी, वो जब हम उनको लेकर गए दादी की, दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो चुपचाप उड़ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और नेक्स्ट डे जो सफाई वाला था उसने उनकी ब्रेड क्रम्स को भी उठाकर डस्टबिन में डाल दिया था, यानी कि उन चिड़ियाओं ने भी नहीं खाया था, और वो भी अपनी उसकी राइटर की दादी की मौत का दुख मना रही थी। तो यहाँ हमने देखा राइटर जो है अपने रिलेशनशिप को बयां करता है अपनी दादी के साथ। तो ये सारी इस चैप्टर की स्टोरी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आप सभी इसको पढ़ेंगे और फिर एक उस वीडियो में नेक्स्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स इसके करेंगे।